welcome to yet another video of Learning Science with Srishti. So in our last video we discussed about the effect of the change of temperature on the states of matter, and now in this video we are going to discuss about the effect of change of pressure on the states of matter. Sorry, I was unable to post videos in the last few days because of my exams. I was quite busy, but now I'll be posting videos regularly of all the topics. I am really sorry for inconvenience, guys. But ऑब्जेक्ट्स काइनेटिक एनर्जी यूज टू गेट इंक्रीज्ड. जैसे ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट का या फिर सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करते थे तो उनके बीच की क्या हो रही थी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही थी. एंड काइनेटिक एनर्जी वाज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाज डिक्रीजिंग बिटवीन द पार्टिकल्स. बट हियर एज वी स्टार्ट अप्लाइंग प्रेशर ऑन एनी ऑब्जेक्ट्स देन द पार्टिकल्स बिकम्स क्लोज टू ईच अदर. द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर दे कम क्लोज टू ईच अदर. हम ये बोल रहे हैं कि जो पार्टिकल है वो क्लोज आ रहे हैं. इसका मतलब क्या है कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल के बीच का वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तभी तो पार्टिकल्स क्लोज आ रहे हैं ना. पार्टिकल्स के बीच में क्लोज बॉन्डिंग होने का रीज़न क्या है? द रीज़न इज द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो एज वी अप्लाई प्रेशर ऑन द पार्टिकल और द ऑब्जेक्ट देन द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर कम क्लोज टू ईच अदर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द पार्टिकल्स. कभी भी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को या फिर गैस को कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करने का मतलब कि उसका प्रेशर इंक्रीज करते हैं, उसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं या फिर उसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, तो क्या होता है कि गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. क्यों लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है? क्योंकि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, तो उसके बीच के पार्टिकल्स क्लोज आएंगे, उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा एंड अल्टीमेटली अगर कोई गैसियस सब्सटेंस है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड सब्सटेंस. ओके, सो व्हाट इज ड्राई आइस. एक यहाँ पे टर्म आ रहा है एनसीईआरटी में, दैट ड्राई आइस. ड्राई आइस क्या होता है? ड्राई आइस इज बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड इन द सॉलिड फॉर्म. कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लोग सॉलिड फॉर्म में लेते हैं देन दैट इज नोन एज ड्राई आइस. ओके, सो इट कैन डायरेक्टली टर्न इनटू गैस बाय डायरेक्टली डिक्रीजिंग द प्रेशर. सो हमने अभी क्या डिस्कस किया कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स के बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है. सो ऑब्वियसली अगर हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा. बिकॉज प्रेशर और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है. अगर एक इंक्रीज करेगा तो अल्टीमेटली द सेकेंड पैरामीटर विल ऑल्सो इंक्रीज. तो इसीलिए अगर हम इंक्रीज करते हैं किसी भी गैस का प्रेशर तो उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. और अगर हम लोग किसी सॉलिड का प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो अल्टीमेटली उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है, जिसको हम लोग ड्राई आइस बोल रहे हैं, अगर हम लोग उस पर प्रेशर डिक्रीज करेंगे उसका और 1 atm प्रेशर तक ले जाएंगे यानी कि लीस्ट प्रेशर तक ले जाएंगे तो अल्टीमेटली इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू गैस. बिकॉज प्रेशर डिक्रीज करने से क्या हो रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है डिक्रीज. ओके, इवेपोरेशन. इवेपोरेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बट यहाँ पे मैं इवेपोरेशन इसलिए फिर से बता रही हूँ ताकि मैं आपको बहुत सारे पैरामीटर्स का इवेपोरेशन पे इफेक्ट समझा पाऊँ कि किस तरीके से इवेपोरेशन इंक्रीज या डिक्रीज होता है, किस फैक्टर्स की वजह से वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस इवेपोरेशन वंस अगेन. दैट what is evaporation? Evaporation basically is a phenomenon of change of liquid into vapors at any given temperature below its boiling point. ठीक है. सो अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के बिलो अगर कोई भी लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन हो रहा है किसी भी टेम्परेचर पे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं. यानी कि किसी भी लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्जन होना बिलो द बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इवेपोरेशन, इज नोन एज इवेपोरेशन. एंड इवेपोरेशन जो होता है वो बॉइलिंग से क्या होता है, डिफरेंट होता है. क्या होता है, बॉइलिंग से डिफरेंट होता है. इवेपोरेशन इज डिफरेंट देन बॉइलिंग. एंड ये क्यों डिफरेंट होता है, लेट मी शो यू. सपोज दीज आर 2 वेसल्स जिसमें एक में इवेपोरेशन हो रहा है एक में बॉइलिंग हो रहा है. तो इवेपोरेशन में क्या होता है कि जो वेपर प्रेशर है, द वेपर प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. वेपर प्रेशर किससे कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है. जबकि बॉइलिंग के केस में वेपर प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है.
ठीक है। सो इवेपोरेशन और बॉइलिंग में यही डिफरेंस है कि जो इवेपोरेशन है उसमें वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कम होता है। हमने डेफिनेशन में भी देखा था कि अगर किसी भी लिक्विड का कन्वर्जन हो रहा है वाटर पेपर में बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, देन दैट इज नोन एज इवेपोरेशन। एंड बॉइलिंग वो प्रोसेस है जिसमें किसी भी लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन होता है एट द बॉइलिंग पॉइंट पे कन्वर्ट होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कन्वर्ट होता है, यानी कि वेपर प्रेशर जो है वो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। यहाँ पे बबल्स जो है वो नहीं बन पाते हैं। क्यों नहीं बन पाते हैं? बिकॉज वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। जबकि यहाँ पे आप इजी देख रहे हो कि सारे बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है और बबल्स जो है वो किसी भी डायरेक्शन में इजिली मूव करते हैं। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द इवेपोरेशन एंड द बॉइलिंग प्रोसेस। नाउ लेट अस सी द वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट इवेपोरेशन। क्या क्या फैक्टर्स है जो कि इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं और किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर सरफेस एरिया को बढ़ाया जाए तो क्या होगा? ऑब्वियसली अगर हम लोग किसी भी मैटर का, सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का, अगर हम लोग सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं तो उनके बीच की क्या हो रही है, पार्टिकल के बीच की दूरियां बढ़ेंगी, उनके बीच का स्पेसेस बढ़ेगा। अगर स्पेस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इवेपोरेशन क्या होगा, और आसान हो जाएगा, इजीली होगा। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सो इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। व्हाई? बिकॉज द पार्टिकल हैव मोर स्पेसेस एंड दस कैन इवेपोरेट ईजिली। ओके, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा? तो हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि टेम्परेचर का और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का इन्वर्स प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है। कैसा होता है? इन्वर्स प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, पार्टिकल के बीच में स्पेसेस आ गए हैं, तो ऑब्वियसली द पार्टिकल कैन इवेपोरेट ईजिली। Okay, so increase in temperature also increase the rate of evaporation because the kinetic energy among the particle increases. kinetic energy बढ़ गया है पार्टिकल के बीच का, इसका मतलब कि उनके बीच में स्पेसेस बढ़ गए हैं। स्पेस बढ़ गया, इसका मतलब कि इवापोरेशन ईजिली हो सकता है। नाउ अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो गया तो क्या होगा? ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाएगा तो मतलब क्या है कि वाटर वेपर जो है, वाटर कंटेंट जो है एयर में वो बढ़ गया है। वाटर कंटेंट जो है वो एयर में बढ़ गया है। अगर वाटर कंटेंट एयर में बढ़ गया है तो ऑब्वियसली इवेपोरेशन के रेट में कमी आएगी। क्यों कमी आएगी? बिकॉज जितना ज़्यादा वाटर कंटेंट होगा उतना स्लोली इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा। सो इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। व्हाई? बिकॉज द वाटर कंटेंट इन एयर इंक्रीजेज एंड सो द इवेपोरेशन डिक्रीजेज। एंड द लास्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन विंड स्पीड। अगर विंड स्पीड यानी कि हवा का स्पीड अगर बढ़ जाता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन पे क्या इफेक्ट आता है? सो रेट ऑफ इवेपोरेशन इस केस में इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? बिकॉज वाटर वेपर्स जो हैं वो विंड के हेल्प से ब्लोन अवे हो जाएंगे, यानी कि दे विल बी कन्वर्टेड इनटू गैस इजीली एंड द विंड्स विच विल इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। सो इंक्रीज इन द विंड स्पीड इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। व्हाई? बिकॉज द वाटर वेपर्स आर ब्लोन अवे बाय द winds allowing more evaporation. Okay, now let us see how does the evaporation causes कूलिंग। इवेपोरेशन के थ्रू कूलिंग कैसे होता है? सो इवेपोरेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू लिक्विड जो है वो गैस में या फिर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। सो ये कैसे कन्वर्ट होगा? ऑब्वियसली किसी भी चीज़ के या फिर मैटर के इंटर कन्वर्शन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? सो इवेपोरेशन के लिए जो एनर्जी है वो लिक्विड पार्टिकल से ही मिलती है। जो लिक्विड पार्टिकल जो वेपर में कन्वर्ट होता है उसी से इवेपोरेशन के लिए एनर्जी मिलती है। सो वहाँ पे जो एनर्जी लॉस हो रही है लिक्विड पार्टिकल से इवेपोरेशन के प्रोसेस में, वो अल्टीमेटली वो पार्टिकल जो है उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी सराउंडिंग से यानी कि एनवायरनमेंट से वापस ले लेता है, जिसके वजह से उसके आसपास के एनवायरनमेंट में क्या होता है, उसके आसपास के एनवायरनमेंट में कूलिंग आ जाती है। So the process of evaporation uses the energy of the liquid particle and therefore the particles absorb energy from the surrounding in order to compensate the energy that is being lost in the process of evaporation। यानी कि evaporation के process में particle से जो heat energy लिया जा रहा है वो energy ultimately surrounding से वापस वो particle absorb कर लेता है, जिसकी वजह से उसके आसपास की surrounding में क्या होता है, ठंड आ जाती है। क्या हो जाता है? ठंड आ जाती है और cooling produce हो जाती है। अब another question is that why पीपल वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। आखिर हम लोग समर में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? तो हम सबको पता है कि समर में जो है हम वो ज़्यादा स्वेट करते हैं, वी परस्पायर मोर इन समर। एंड जैसे जैसे हम लोग स्वेट करते हैं और स्वेट जैसे ही इवापोरेट होता है हमारे बॉडी से क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। हमारे बॉडी से क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है, जिसकी वजह से हम क्या रहते हैं?
कूल्ड रहते हैं। तो यानी कि यहाँ पे ये भी एक एग्जांपल है दैट इवापोरेशन इज कॉजिंग कूलिंग। इवापोरेशन भी यहाँ पे क्या कर रहा है, कूलिंग कॉज कर रहा है। एंड यहाँ पे कॉटन क्लोथ का क्या काम होता है, तो कॉटन क्लोथ जो है वो हीट एनर्जी को और स्वेट को जो है वो ईजिली अब्जॉर्व कर सकता है और इसको एक्सपोज करता है एटमॉस्फेयर में, ताकि जो इवापोरेशन है वो ईजिली हो पाए। सो द आंसर इज वी परस्पायर मोर इन समर एज द स्वेट evaporates. It takes energy from our body surface and keeps our body cool, and the cotton can absorb the sweat easily and exposes it to the atmosphere, causing the evaporation to take place easily. यानी कि सिंपल है कि जैसे ही हम समर आता है तो हम ज़्यादा स्वेटिंग करने लगते हैं। जैसे जैसे स्वेट जो है हमारे इवापोरेट होता है, अल्टीमेटली हमारे जो बॉडी का हीट एनर्जी है वो निकलता है और हमारा बॉडी क्या होता है, कूल हो जाता है। क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। इस वजह से हमारा बॉडी क्या रहता है, कूल रहता है। और जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं ये स्वेट को जो है इजीली अब्जॉर्व कर सकते हैं और उसको एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करते हैं, ताकि उसका इवापोरेशन क्या हो, इजीली हो पाए और अल्टीमेटली हम क्या फील करते हैं, ठंडक फील करते हैं। इसीलिए हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं इन द समर सीजन। ओके, so my next question is, next and last question, that is why water droplets appear on the surrounding of a glass with ice cold water। तो हम सबको पता है कि हमारे एयर में जो है हर वक्त वाटर वेपर प्रेजेंट होता ही है। तो जैसे ही एयर में जो प्रेजेंट वाटर वेपर है वो उस ग्लास के कांटेक्ट में आते हैं जिसमें कि ठंडा पानी रखा हुआ है। हमने अक्सर देखा होगा कि अगर हम कोई भी ठंडी चीज़ को बाहर निकाल के रख देते हैं तो उसमें क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स हमें दिखाई देने लगते हैं। क्या दिखाई देने लगते हैं, वाटर ड्रॉप्स दिखाई देने लगते हैं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है, तो हमारे सराउंडिंग में, हमारे एयर में हमेशा वाटर वेपर का कंटेंट प्रेजेंट रहता है। सो जैसे ही वो वाटर वेपर जो है उस ग्लास के या फिर उस अटेंसिल के कांटेक्ट में आते हैं जिसमें ठंडा पानी रखा हुआ है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन क्या होता है, गैस का लिक्विड में कन्वर्जन ही क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज हो गया। टेम्परेचर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, ठंडक फील हुई, तो कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ। इसकी वजह से क्या होगा, गैसियस स्टेट जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा और अल्टीमेटली वाटर ड्रॉपलेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि ग्लास के वॉल्स पे क्लियरली विजिबल होता है। सो देयर आर वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर। व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल्स ऑफ ग्लास दे कंडेंस। एज अ रिजल्ट देयर स्टेट चेंजेस फ्रॉम गैसियस स्टेट टू द लिक्विड स्टेट, thus forming the tiny water droplets on the walls of the gases, on the walls of the gases. So this was all about this chapter. We have completed the whole chapter, that is matter in our surrounding. अगर आपको इसमें कोई भी confusion हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो, so please comment down below. I will definitely try to solve your query. मैं पक्का उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसको सॉल्यूशन बता दूँगी, उस क्वेरी को रिजॉल्व करूँगी। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो, सब कुछ समझ में आता हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।